हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का पार्ट 2, यानी कि जो मैंने लेक्चर 1 दिया था सिलेबस के अनुसार, वो चैप्टर 1 का जो सॉलिड स्टेट है उसका पार्ट 2 में मैं आज एक्सप्लेन करके आपको बताऊँगी कि कैसे क्या हेडिंग है और उसके आगे आपको क्या लिखना है और क्या क्या उसमें टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्रैग समीकरण क्या होता है, यानी कि ब्रैग्स इक्वेशन। तो ब्रैग समीकरण क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में क्लास 12th के कई बार पूछे गए प्रश्न भी हैं। तो ये ब्रैग समीकरण होता क्या है, आज इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सन 1913 में WN ब्रेग तथा उनके पिता WH ब्रेग ने ZnS यानी कि जिंक सल्फेट क्रिस्टलों में जिंक तथा सल्फेट के परमाणुओं के स्थान को निर्धारित करने के लिए एक सिद्धांत का उपयोग किया कि क्रिस्टल के द्वारा एक्स किरण विवर्तन को क्रिस्टल में परमाणुओं के उत्तरोत्तर तलों द्वारा परावर्तन के समतुल्य माना जा सकता है। उन्होंने यह देखा कि अब देखिए, जैसे कि ये ब्रैग समीकरण है, तो जो भी वैज्ञानिक ब्रैग समीकरण के बारे में दिए हैं उनका नाम पहले दिया जाता है और वो किस सन में किए थे और किस बारे में किए थे। तो जो ब्रैग समीकरण है वो होता है सन 1913 में, जो कि WL ब्रेग ने इनका प्रस्तावना किया था। मतलब कहने का मतलब कि इसका उन्होंने प्रयोग किया था क्रिस्टलों पे। तो जो WL ब्रेग है तथा उनके पिता का नाम होता है WH ब्रेग, और इन्होंने प्रयोग किया था जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों पर, जिसमें से जिंक तथा सल्फेट जो है कि परमाणुओं के स्थान को निर्धारित करता है, और इस परमाणुओं के स्थान को जो निर्धारित करेगा उसी सिद्धांत में उपयोग किए जाने क्रिस्टल के द्वारा एक्स किरणें, जो इसकी प्रयोग किए जाने वाले एक्स किरण होती है, उसके विवर्तन में को क्रिस्टल में परमाणुओं के उत्तरोत्तर तल हो, यानी कि जो उसका तल होगा उस परमाणु का एक्स किरण पर, उसके तलों पर इन्होंने समतुल्य माना हुआ है, और इसके अनुसार ये ZnS को प्रयोग करते हैं कि ब्रैग समीकरण होता क्या है। तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट हैं जो मैं आपको समझाने के लिए लेके आई हूँ। तो क्रिस्टल के उत्तरोत्तर तलों द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन परावर्तन नियमों का पालन करता है। तो जैसा कि इसमें होता है कि जो एक्स किरणें हैं वो विवर्तन और परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। वो परावर्तन और जो कि विवर्तन है उन दोनों नियमों का क्रिस्टलों में पालन करती हैं। तो ये इसका पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर व्यू होता है। दूसरा पॉइंट है कि उत्तरोत्तर तलों के द्वारा परावर्तित किरणें एक दूसरे के समान प्रावस्था में केवल उस स्थिति में ही हो सकती हैं जबकि उनकी मार्ग दूरी का अंतर उनके तरंग दैर्ध्य का पूर्णांक होता है। तो जैसा कि जो उत्तरोत्तर तले हैं उनका जो परावर्तन किरण होता है, यानी कि परावर्तित किरणें, वो एक दूसरे के समान प्रावस्था में केवल उस स्थिति में ही हो सकती हैं। मतलब कि उसकी जो प्रावस्था है वो एक ही स्थिति में रहती है, जबकि उनकी मार्ग दूरी का अंतर उनके तरंग दैर्ध्य का पूर्णांक होता है। जैसे कि उनका जो मार्ग दूरी है, यानी कि जो वो सेंटर की उसकी दूरी है, उसका जो अंतर है वो तरंग दैर्ध्य का पूर्णांक होता है। तो ये जो 2 पॉइंट था उसको हम फिगर के अनुसार भी समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका फिगर। तो जैसा कि ये इसका फिगर है और फिगर को हम समझेंगे कि कैसे ये आपतित और परावर्तित होता है। तो 2 रेखा हम लेंगे और उस पे से एक किरण आपतित होकर परावर्तित होती है। तो यहाँ पे हम A भी मान लिए हैं इस दोनों रेखा को, और इन दोनों रेखा को हम CD मान लेंगे। जैसा कि हमने K और L एक लाइन लिया है और एक लाइन लिया है मैंने M और N। इसका जो बीच का सेंटर है वो E होगा और इन दोनों के साइड वाला जो होगा वो G और H को मान लेंगे। इसकी देखिए यहाँ पे 2 रेखा मैंने खींचा है जिसको मैंने थीटा माना है, और ऊपर की ये जो 2 रेखा है इसको भी हम थीटा मानेंगे। अगर ये E माने हैं तो ऊपर वाली बिंदु इसको हम F मानेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ से आपतित किरण होती है और यहाँ से परावर्तित। तो इसको फिगर के बनाने के बाद हम इसे लिखेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं।
लिखेंगे माना AB तथा CD आपतित तथा परावर्तित पुंजों पर खींचे गए लंब रूप से तल हैं। तो देखिए जैसे कि ये फिगर में यहाँ से आपतित किरण है और यहाँ से परावर्तित, तो दोनों जो परावर्तित पुंजें होती हैं वो खींची गई हैं, यानी कि इस लाइन को हम पुंज भी कह सकते हैं। तो ये जो तल होता है वो पुंज हो जाएगा, ये तो उसका तल हो गया और ये लाइनें हो गई। तो उत्तरोत्तर तलों पर KL तथा MN के द्वारा परावर्तित तरंग केवल उस स्थिति में समान प्रावस्था में होती हैं। तो जैसा कि इसमें KL है, ये KL हो गया रेखा, और तथा MN ये हो गया, के द्वारा परावर्तित तरंग, जैसे कि इसके आपतित होकर परावर्तित होती है तो ये प्रकार से तरंग में ही जाएंगी। तो वो जो तरंग है वो केवल उसी स्थिति में समान प्रावस्था में होती हैं। जैसे कि वो इस लाइन से इस लाइन में जाएगी तो वो उसी स्थिति में समान अंतर में होती हैं, जबकि उनके मार्ग दूरी का अंतर तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणांक होता है। तो जो उनका तरंग दैर्ध्य है वो पूर्ण गुणांक होगा। और जैसे कि इसको हम डिनोट करेंगे तो आपतित तथा परावर्तित पुंजों पर EG तथा EH लंब रूप से तल खींचे जाने पर, तो देखिए एक ओर से लंब खींचा जाए तो ये E और G हो गया और ये E और H हो गया। तो जो लंब रूप से खींचे गए हैं वो EG थे और EH। तो दोनों पुंजों के मार्ग दूरी का अंतर क्या होता है, तो हो जाएगा GF प्लस FH। ये हो जाएगा GF और ये हो जाएगा H और F। आगे बोलता है कि इसका मान तरंग दैर्ध्य लैम्डा का गुणांक n होना चाहिए। जो इसका तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य को तो हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसके बाद इसका जो पूर्णांक है वो n का होना चाहिए। अतः तो बोल रहा है GF प्लस FH, जो कि मैंने यहाँ समीकरण लिया, ये जो है GF और FH, तो यहाँ पे हम लेंगे GF प्लस FH इज इक्वल टू n लैम्डा हमने यहाँ माना है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। अब लेंगे समीकरण 1 से, यानी कि इसका जो इक्वेशन है वो पहले इक्वेशन से हम लेंगे तो दूसरा समीकरण हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका 2GF, यानी कि हम उसको GH को G भी मान सकते हैं, तो 2GF हो जाएगा इज इक्वल टू n और लैम्डा हो जाएगा। तो चित्रानुसार GF इज इक्वल टू EF साइन थीटा इज इक्वल टू D साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा का वहाँ पे थीटा की वैल्यू रखेंगे तो उसको हम साइन थीटा और D साइन थीटा मान सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को हम इधर करें तो n और लैम्डा बराबर GF तो होता ही है, तो उसी प्रकार से यहाँ हम 2D लेंगे, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी कि हम इसको इस इक्वेशन को ये भी कह सकते हैं कि n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। तो ये दो इसका फॉर्मूला तैयार होता है समीकरण के अनुसार, तो इसको ही हम ब्रैग समीकरण कह सकते हैं। तो ब्रैग समीकरण जो था वो इसी के अनुसार होता है, इसका मेन फॉर्मूला यही है और फिगर के अनुसार आप इसको बना सकते हैं। जैसा कि ये फिगर था तो आप फिगर को रचना में दर्शा दीजिएगा और जो मैंने डिफिनीशन पहले दिखाया उसको भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा क्रिस्टल जालक के प्रकार। अब हम क्रिस्टल जालक के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो क्रिस्टल जालक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्रकार है इसका द्विविमीय क्रिस्टल जालक। जो द्विविमीय क्रिस्टल जालक है वो क्या होता है, ये शॉर्ट आंसर में इसका डिफिनीशन भी परिभाषा उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्रिस्टल के पहले प्रकार जो द्विविमीय क्रिस्टल जालक है वो क्या होते हैं। तो द्विविमीय क्रिस्टल जालक के एकक कोष्ठिका, यानी कि इसमें जो होता है वो सिर्फ केवल एक कोष्ठिका होती है जो वर्गाकार होती हैं, यानी कि वर्ग के रूप में होती हैं। अर्थात द्वितीय क्रिस्टल जालक को वर्गाकार क्रिस्टल जालक भी कहते हैं। जैसे कि इसका जो पहला क्रिस्टल जालक है और दूसरा क्रिस्टल जालक है उसको हम वर्गाकार क्रिस्टल जालक भी कह सकते हैं, और जो दोनों क्रिस्टल जालक होते हैं उसको ही हम द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो फिगर के अनुसार हम समझ लें तो देखिए जैसा कि ये क्रॉस मल्टीपल होता है तो इस हिसाब से
हमें ये फिगर को दर्शाना है जो कि द्विविमीय क्रिस्टल जालक के रूप में आती है। ये जालीदार कोई परत है और इस पर जोड़े के अनुसार विमीय क्रिस्टल जालक के रूप में दर्शाया जाता है। इस फिगर से हम समझ सकते हैं कि ये द्विविमीय क्रिस्टल जालक का एग्जाम्पल हो जाएगा और डिफिनीशन मैंने एकक कोष्ठिका के द्वारा वर्गाकार में बता ही दिया। इसका दूसरा प्रकार है त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। अब त्रिविमीय क्रिस्टल जालक क्या है, आइए देखते हैं। त्रिविमीय क्रिस्टल जालक, त्रिविमीय क्रिस्टल जालक एकक कोष्ठिका में 8 कोने होते हैं। जैसे कि त्रिविमीय जो क्रिस्टल जालक है उसमें 8 कोने होते हैं, ये आपको याद रखना है कि त्रिविमीय क्रिस्टल जालक में कितने कोने होते हैं, तो 8 कोने, जिन्हें जालक बिंदु होते हैं। इसमें 3 कोरों ए बी सी होते हैं जो एक दूसरे को अल्फा बीटा गामा कोण पर काटती हैं। जैसे कि जो भी है, ये इसमें फिगर के अनुसार भी हम समझ सकते हैं कि जो इनकी 8 कोने हैं वो ए बी सी के द्वारा 3 कोरे होते हैं, यानी कि कोना, और उसको हम अल्फा बीटा गामा से कोण पर काटती हैं। तो फिगर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि फिगर में हम ले लेते हैं घनाभ, उसके हिसाब से यहाँ पे जो कोना है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोना हो गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि 3 कोरे होते हैं जिसमें ए बी सी, यानी कि यहाँ का हम जो 3 कोरा ले लें या फिर यहाँ का, तो हो जाएगा 3 कोरों पर ए बी सी। ए को हम अल्फा मानेंगे, बी को बीटा और सी को गामा। तो फिगर के हिसाब से हम त्रिविमीय क्रिस्टल जालक को समझ सकते हैं। चलते हैं अपने अगले हेडिंग पे, क्रिस्टल निकाय के प्रकार। अब क्रिस्टल निकाय का प्रकार क्या है, क्रिस्टल जालक अलग होता है और क्रिस्टल निकाय अलग होता है। तो क्रिस्टल निकाय 7 प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल निकाय जो कि है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्रिस्टल निकाय जो है वो 7 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं। ये रहे क्रिस्टल निकाय के 7 प्रकार। पहला प्रकार होता है घनीय, यानी कि क्यूबिक। दूसरे प्रकार को होता है द्विसमलंबाच, यानी कि ट्रिगोनल। तीसरा प्रकार है विषम लंबाच, यानी कि ऑर्थोहोम्बिक। चौथा प्रकार होता है एक तनाव, यानी कि मोनोक्लिनिक। पांचवा प्रकार होता है त्रितनाच, यानी कि त्रिक्लिनिक। छठवां प्रकार होता है त्रिशमतनाच, यानी कि त्रिकोणीय। तो इसका जो इंग्लिश होगा वो हो जाएगा रोम्फोहेड्रा, यानी कि ट्रिगोनल। और 7वां प्रकार जो होता है वो होता है षष्ठकोणीय, यानी कि हेक्सागोनल। तो ये जो क्रिस्टल निकाय के तो ये 7 प्रकार हो गए। तो कोरों की लंबाई क्या होती है और कोण क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। तो जो घनीय यानी कि क्यूबिक होते हैं वो A इज इक्वल टू ए, यानी कि ये ए बी सी, सॉरी A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी कि ए बी सी एक दूसरे के समान होंगे। ए को हम अल्फा माने हैं, बी को बीटा और सी को गामा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री पे इक्वल होते हैं। अब दूसरा दिया है द्विसमलंबाच, यानी कि ट्रिगोनल। तो A इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। इसको भी हम 90 डिग्री ही मान सकते हैं। विषम लंबाच, यानी कि ऑर्थोहोम्बिक, ये जो होता है वो A इज नॉट इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी, तो ये होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये तीनों का जो होगा कोण, यानी कि कोण इसके समान होते हैं अल्फा बीटा गामा पे। अगला है एक तनाव, यानी कि मोनोक्लिनिक। ये होता है A इज नॉट इज इक्वल टू बी इज नॉट इज इक्वल टू सी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री इज नॉट इज इक्वल टू गामा। तो देखिए कहने का मतलब ये तीनों तो इक्वल थे, तो हमें घनीय, द्विसमलंबाच और विषम लंबाच में यही अंतर दिखाना है कि कौन सा 90 डिग्री का होता है अल्फा में और कौन सा इज नॉट इज इक्वल टू होगा। तो जो तनाव है उसमें बीटा जो होता है वो 90 डिग्री का होता है और जो इज नॉट इज इक्वल टू में आता है गामा। अब त्रितनाच में देखेंगे ट्रिक्लिनिक,
तो A इज नॉट इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C, यानी कि अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू बीटा इज नॉट इज इक्वल टू गामा। त्रिसमतनाज यानी कि त्रिकोणीय A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इन तीनों कोणों का मतलब कोणों की लंबाई समान तो होती है, लेकिन इसका 90 डिग्री जो होता है इक्वल नहीं होता है। षष्टकोणीय यानी कि हेक्सागोनल A इज इक्वल टू B इज नॉट इज इक्वल टू C, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो जो गामा है वो 90 डिग्री का होगा और सबको मिला के 120 डिग्री का ये होता है। तो इस प्रकार से क्रिस्टल निकाय हमारे 7 प्रकार के समाप्त हुए। तो सातों प्रकार के कोणों की लंबाई और कोण मैंने बता दिया है, और अगर पूछेगा कि क्रिस्टल निकाय क्या होता है, उसे कितने प्रकार हैं, तो आप 7 प्रकार बता सकते हैं और सातों प्रकार के नाम मैंने बता दिए हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग पे। अगला हेडिंग है घनीय क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका, यानी कि जो घनीय क्रिस्टल है, अब हम घनीय क्रिस्टल की एकक कोशिका के बारे में जानेंगे। तो घनीय क्रिस्टल की एकक कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। तो इसका पहला प्रकार है सरल घनीय एकक कोष्ठिका। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका इसकी पहली प्रकार है। तो ये होता क्या है, आइए देखते हैं। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में केवल कोनों पर जालक बिंदु होते हैं। जैसा कि इसका जो प्रकार है उसकी एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर जालक बिंदु होते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। इस प्रकार एकक कोष्ठिका में ठोस O2 या फिर PO यानी कि पोलैंडियम क्रिस्टलों में पाई जाती हैं। अब देखिए, इसकी जो एकक कोष्ठिका है वो केवल कोनों पर जालक बिंदु होते हैं, यानी कि इसकी जो घनाभ होगी उसका जो कोना होगा उस कोनों पर ही ये जालक बिंदु स्थित होते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। इस प्रकार एकक कोष्ठिका में ठोस यानी कि उस एकक कोष्ठिका में ठोस पाए जाते हैं, जैसे कि पोलैंडियम का जालक हो सकता है या फिर O2 यानी ऑक्सीजन का क्रिस्टलों में पाई जाती हैं। इसका क्रिस्टल जालक पोलैंडियम का होता है। तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका में हम पोलैंडियम के बारे में जानते हैं कि इसकी जो जालक बिंदु है वो 8 होती है और इसके क्रिस्टल जालक पोलैंडियम के बने होते हैं। तो अगला प्रकार क्या है, आइए देखते हैं। इसका जो दूसरा हेडिंग है वो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका है। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, आइए जानते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में 8 जालक बिंदु कोनों पर तथा 1 जालक बिंदु यूनिट सेल के केंद्र में उपस्थित होती हैं। यानी कि जो इसका केंद्रक होता है वो 8 तो कोने पाई जाती हैं, लेकिन उसके बीच जो एक बिंदु स्थित होता है उसे ही हम काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। बिंदु यूनिट सेल के केंद्र में उपस्थित होता है, यानी कि उसका जो सेंटर में होता है वो एक और बिंदु पाया जाता है, जो कि आयरन, Fe, Cr, क्रोमियम और टंगस्टन धातुओं के क्रिस्टलों के काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल में पाई जाती हैं। तो इसकी जो घनीय यूनिट सेल पाई जाती हैं वो आयरन, क्रोमियम और टंगस्टन के धातु से बनी होती हैं या फिर मिलती रहती हैं। तो जो काय केंद्रित घनीय कोष्ठ थे उसमें 8 जालक याद रखिएगा और उसका बीच का एक केंद्रक होता है। फिगर से भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि ये घनाभ हो गया, इसके 8 कोने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका बीच का जो केंद्रक है वो एक केंद्र है जो कि आयरन, क्रोमियम और टंगस्टन के धातु से होता है। इसका तीसरा हेडिंग है जो कि 3 प्रकार के थे, मैंने आपको बताया था। फलक केंद्रीय घनीय यूनिट सेल यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। इस यूनिट सेल में 8 जालक बिंदु कोणों पर तथा प्रत्येक फलक पर भी एक एक करके 6 जालक बिंदु होते हैं। इस प्रकार की यूनिट सेल नियॉन, चांदी, Cu, Au यानी कि सोना, कॉपर, चांदी, नियॉन आदि में पाए जाते हैं। यानी कि इसका जो यूनिट सेल है वो 8 जालक पाई जाती हैं फलक पर और एक एक करके 6 जालक बिंदु होते हैं। इस प्रकार की यूनिट सेल में ये इत्यादि पाए जाते हैं। आइए फिगर में हम देख सकते हैं, जैसा कि ये फिगर है तो इसमें जो 8 कोने तो हैं लेकिन इसमें 6 बिंदुएं भी पाई जाती हैं। ये एक सेंटर हुआ, ये
ये और ये एक अंदर का जो परत है और ये जो बाहर का परत है उसका एक बिंदु, यानी कि 6 फलक भी एक एक करके पाई जाती हैं, यानी कि ये परत भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार के इसका तीनों प्रकार खत्म हुआ। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना। अब यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात होगी? तो इजी ही डिफिनीशन में है ये कि यूनिट सेल के केंद्र में उपस्थित परमाणु पूर्ण रूप से उसी यूनिट सेल का होता है। जैसे कि जो यूनिट सेल का केंद्र है उसमें उपस्थित परमाणु, यानी कि जो केंद्र में परमाणु उपस्थित होते हैं वो पूर्ण रूप से उसी यूनिट सेल के होते हैं। ये उसकी एक खूबी हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है यूनिट सेल के फलक पर स्थित परमाणु। जो उसके फलक यानी कि परत पर स्थित जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? तो 2 यूनिट सेल के मध्य साझा होता है, अतः परमाणु का आधा भाग उस यूनिट सेल का होता है। तो कहने का मतलब है कि जो यूनिट सेल है वो 2 परतें होंगी, उसके मध्य जो होगा एक दूसरे से वो साझा करता है, अतः परमाणु का आधा भाग यानी कि उसका आधा भाग यूनिट सेल का होता है। मतलब उसका हम परमाणु का आधा भाग जो होगा वो यूनिट सेल का होगा, यानी कि इकाई कोशिका का। तीसरा पॉइंट है यूनिट सेल के प्रत्येक कोनों पर स्थित परमाणु 8 यूनिट सेलों के मध्य साझा होता है, अतः प्रत्येक कोनों पर परमाणु का 1/8 भाग उस यूनिट सेल का होता है। जैसे कि कोई यूनिट सेल है और प्रत्येक कोने पर 8 परमाणु स्थित होते हैं, यानी कि यूनिट उसका मैंने आपको बताया था इसके 8 कोने होंगे। उसका जो मध्य का साझा होता है वो प्रत्येक कोनों पर परमाणु का 1/8 भाग का होता है, उसे ही हम यूनिट सेल कहते हैं। तो इसमें 1/8 भाग भी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका तीनों पॉइंट इसी प्रकार से हम समझते हैं। तो एक और से इसका सरल घनीय यूनिट सेल के बारे में हम इसको देख लेते हैं। इसके भी 3 प्रकार हैं यूनिट सेल के। तो ये जो सरल घनीय यूनिट सेल है वो मैंने फिगर के हिसाब से इसमें बताना चाहा। इसमें घन के 8 कोनों पर 8 परमाणु अवयवी कण होते हैं तथा प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। जैसे कि मैंने पॉइंट में आपको बताया, तो इसके जो 8 कोने हैं उस पर 1/8 × 8 यानी कि 8 इसका कोर है और 1/8 भाग होता है। तो कुल मिला जुला के ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 1 आंसर, तो जो कि ये एक पूरा घनाभ प्राप्त होता है। इस योगदान से ये एक प्राप्त हुआ। तो इसमें घन के कोने जो होते हैं वो 8 होते हैं और उसका जो परमाणु का अवयवी कण है वो प्रत्येक का योगदान 1/8 होता है। आप इस फिगर के अनुसार भी इसको समझ सकते हैं। इसका अगला हेडिंग है जो मैंने आपको बताया था, काय केंद्रित घनीय यूनिट सेल। इसमें क्या होता है आइए देखते हैं कि इसमें घन में 8 कोनों पर 8 परमाणु होते हैं। मैंने आपको बताया था कि 8 कोने भी होंगे और काय केंद्रित में 8 परमाणु भी होते हैं, जो कि जिनका प्रति यूनिट सेल का योगदान 1/8 × 8 = 1 तथा ये तो योगदान है ही, लेकिन घन का केंद्र पर एक परमाणु कण जिनका योगदान 1/2 का होता है। इसका जो केंद्र होगा वो इसका योगदान हम मानेंगे 1/2। अतः प्रतः यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या 1/2 + 1 = 3/2। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3/2 प्राप्त ही होगा। तो काय केंद्रित में 8 तो कोने भी होते हैं और एक बिंदु जो कि 1/2 इसका योगदान होता है, उस हिसाब से इसका आंसर 3/2 आता है। ये भी एक सूत्र के हिसाब से आप इस पर भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो तीसरा हेडिंग है फलक केंद्रीय घनीय यूनिट सेल। तो इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें घन के 8 कोनों पर परमाणु होते हैं जिनका प्रति यूनिट सेल का योगदान 1/8 × 8 यानी कि ये सारे फिगर में हम ये समान मान सकते हैं। इसका जो थोड़ा बहुत अंतर है उसको जानते हैं। तो तथा घन के केंद्र पर एक परमाणु कण जिसका योगदान 6/2 = 3, अतः प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या 3 + 1 = 4। यानी कि फिगर के हिसाब से इसकी जो 6 परत हैं वो 6/2 का योगदान होगा और इसको कटाने पे आंसर 3 आएगा, जो कि इसका प्रति यूनिट सेल की संख्या जो हो जाएगी
3 + 1 यानी कि इसका एक सेल का यूनिट है इज इक्वल टू 4। तो फिगर के हिसाब से ये तो 8 कोने हैं ही इसका, जो कि 1/8 भाग का होगा। और इसका जो 6 परत है उसको हम कटा दें बटे 2 के हिसाब से तो 3 होगा। और इसकी परमाणुओं की यूनिट सेल के हिसाब से जोड़ें तो ये 3 + 1 यानी कि 4 होता है। तो आज के इस वीडियो के हिसाब से हमारा पार्ट 2 यानी कि लेक्चर 2 समाप्त होता है। ये क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का यानी कि ठोस अवस्था का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है। न्यू सिलेबस के अनुसार नए बच्चे इसे ज़रूर नोट करके आप पढ़ सकते हैं, आप इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो मैं आपको लगातार पार्ट 1, पार्ट 2 के हिसाब से पोस्ट करती रहूँगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, पार्ट 3 के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।